हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। आज और कल ये वीडियो रहेगी और अगर आज ही कंप्लीट हो गई, आज वैसे नहीं कंप्लीट हो पाएगी क्योंकि बिजोड़िया किसान आंदोलन काफ़ी बड़ा है। ये हम कंप्लीट करेंगे और फिर आपका परसों जो होगा वो लाइव टेस्ट होगा, तो आप लाइव ज़रूर अटेंड करिएगा उसे। ठीक है, तो आज और कल आप पढ़ लीजिए। ऑलरेडी चैनल पर कुछ 71 वीडियोज़ अवेलेबल हैं राजस्थान जीके की, जो कि फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी। आप वो नोट्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। वो नोट्स हैं और ये हम राजस्थान जो क्लास 9th की बुक है उसे फॉलो कर रहे हैं। और साथ में एक बुक और आती है, ये बुक आप परचेज़ कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र करके बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, तो उसको भी आप चाहें तो प्रेफर कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के थ्रू बहुत अच्छी बुक है। अब आप ये प्रमुख किसान आंदोलन जब देखते हो तो हमें पता है कि जो राजस्थान था उसके अंदर आर्थिक और जो सामाजिक परिस्थितियां थी उसके अंदर बदलाव आ गया था ब्रिटिशर्स की वजह से। तो वो मतलब बेसिकली उन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए और हम बोल सकते हैं कि अलग अलग की जो टैक्सेस वगैरह थे वो लगाने शुरू कर दिए। और उनकी नीतियाँ ऐसी थी कि यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई लघु मतलब कोई बड़ी एंटरप्राइजेस तो थी नहीं, तो जो छोटे छोटे उद्योग थे वो भी बंद होने लग गए। और जो भूमि पर यानी कि लैंड के ऊपर जो आश्रित जनसंख्या थी उसका प्रतिशत बढ़ने लग गया। आपने देखा होगा कि पेपर जो आ रहे हैं वो काफ़ी बेसिक्स से आपको कवर करने होंगे, है ना। तो बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन बुक्स को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। साथ ही साथ में कॉमर्स के लिए भी हम जो है वो मैं प्रॉपर जो हमारे पास यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं उससे पढ़ा रही हूँ, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। तो आपका नेट कॉमर्स का पेपर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या फिर फर्स्ट ग्रेड का हो, वो भी वीडियोज़ तीनों के लिए यूज़फुल रहेंगी। कोशिश मेरी रहेगी कि एक दिन में दोनों वीडियोज़ अपलोड हो पाएँ, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले मैं एक एक करके अपलोड कर रही हूँ। अब इससे किसानों में क्या था, बहुत ज़्यादा असंतोष आ गया और किसान आंदोलन जो थे वो स्टार्ट होने शुरू हो गए। अब सबसे पहले आते हैं अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। ये आप जो मैप है वो आपको गिवन है, बुक के अंदर ही गिवन है, हालांकि विजिबल तो इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा मेवाड़ वाला एरिया है। ठीक है, अब जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं तो बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, यही जो नोट्स हैं सेम आपको उसके अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये बेसिकली कहाँ है, भीलवाड़ा जिले के अंदर है और मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। आप बुक्स भी देखोगे ना तो बुक्स के अंदर भी सेम लाइन्स है। जैसे अगर मैं देखो सर की बुक का भी थोड़ा सा लाइन से रीड करूं, तो जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, जिनके पास बुक्स हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स वगैरह आते हैं कि हमारे पास बुक है तो इस बुक से आप पढ़ा दीजिए, हम डायरेक्टली सर के पीडीएफ्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप देखोगे आपके पास बुक होगी तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 टू 1941 लिखा हुआ है और पहली ही लाइन लिखी है बिजोलिया, जिसका प्राचीन नाम विजयावली था, उसको मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। तो सर ने भी यहीं से ही आप बोल सकते हो कि जो मेन सोर्सेज हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, वहीं से ही जो लाइन्स हैं वो ली हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कर रहे हो तो आपकी वो बुक नहीं हो पाएगी। मैं कोशिश मेरी पूरी है कि हम बुक को भी कंसीडर करें, लेकिन अगेन हम ऑथेंटिक सोर्सेज पर ही स्टिक रहेंगे। आपके क्वेश्चन सारे यहाँ से हो जाएंगे। अब जब हम यहाँ की बात करते हैं तो एक तो ये ध्यान रखना है कि ये भीलवाड़ा जिले में था और मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब यहाँ पे जो ये जागीर है या बेसिकली जो ये एरिया है, यहाँ पर इस जागीर की जो भौगोलिक बनावट थी वो इस प्रकार की थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे, यानी कि इधर उधर जा सकते थे। और यहाँ के जो अधिकांश लोग थे वो कृषि पर मतलब उनका जो जीवन था वो चल रहा था। धाकड़ जाति के लोग थे। ठीक है, ये लाइन भी आपके इसके अंदर भी मिल जाएगी कि बिजोलिया के अंदर परमार वंश का शासन था और धाकड़ जाति के किसान जो थे वो रहते थे। तो एग्जैक्ट आपको यहाँ से लाइंस मिल जाएंगी। इसके अलावा भी आप देखोगे तो एक दो लाइंस और लिखी हुई हैं, जैसे कि जो बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक है वो अशोक परमार हैं, वो अपने पास अभी आएगा भी, तो पहले मैं इसी के थ्रू पढ़ा देती हूँ, फिर मुझे जो लगेगा एक्स्ट्रा लाइन उसमें है तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। अब जो धाकड़ जाति के लोग थे वो अपने परिश्रम और दक्षता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वो लोग संगठित थे और पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी कि पंचायत व्यवस्था अच्छी हो। अब 1894 में 1894 में जो राव गोविंद दास होंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी और यहाँ से जो धीरे धीरे है किसान आंदोलन की शुरुआत होगी। क्यों शुरुआत होगी आइए देखते हैं। अब
बेसिकली देखो 3 तरीके के जो टैक्सेस थे वो लगा दिए गए थे, 84 प्रकार के जो टैक्सेस थे वो लगा दिए गए थे। जैसे कि आपने लाटा कुंता जो है वो सुना होगा। और लाटा कुंता क्या था कि फसल जो खड़ी फसल थी उसके ऊपर अनुमानित व फसल काटने के बाद लिए जाने वाला कर था। फिर बेगारी कर लगा दिया गया कि यानी कि बेगारी कर था, चवरी कर था, वो सब लगा दिए गए है ना। बेगारी कर क्या था कि बिना मजदूरी के भी आपको काम करवाया जाएगा, यानी कि एक तरीके से स्लेव्स की तरह। अब इसको 3 चरणों के अंदर पढ़ा जाता है। तो बिजोलिया बुक के अंदर भी सेम ही आप देखोगे कि 3 भागों के अंदर बांट दिया गया है। बस देखो उसके अंदर क्या है, थोड़ा आपको व्यवस्थित तरीके से मिल जाता है बुक्स के अंदर। और यहाँ पे आपको जैसे चैप्टर आप स्कूल में रीड करते हो इस तरीके से है, मतलब वहाँ पे नोट्स फॉर्म में है और यहाँ पे प्रॉपर है। दोनों ही सोर्सेज से आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास वो बुक है तो भी आप वो बुक फॉलो कर सकते हो। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो अध्ययन है वो 3 भागों में किया जाता है। जो प्रथम चरण है वो 1897 से 1915 तक चलेगा, 1915 तक चलेगा। अब यहाँ पे जो नेतृत्व होगा, यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो वहीं के जो स्थानीय लोग थे वही प्रोवाइड करेंगे, यानी कि स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आप बोल सकते हो थे। दूसरा चरण, जैसे पहला चरण 1897 से लेके 1915 तक चला, दूसरा चरण 1915 से लेके 1923 तक चलेगा। अब ये जो काल है वो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस काल में आंदोलन का जो संचालन है वो राष्ट्रीय स्तर के योग्य और जो अनुभवी व्यक्ति हैं वो भी इसके अंदर जुड़ जाएंगे। और जो तीसरा चरण होगा वो शुरू होगा 1923 के बाद और 1941 के अंदर वो समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, तो 1897 से 1897 से लेके 1941 तक ये चला था। अब देखिए क्या होता है, 1897 में बिजोरिया ठिकाने के अंदर हजारों जो किसान थे वो एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव के अंदर एकत्रित हुए। अब देखो मुझे मैं बार बार देखो आपको बोलती हूँ कि बुक्स के अंदर भी सेम है, बुक्स के अंदर भी सेम है, क्योंकि एक दिन हमने क्या किया था, पीडीएफ जो था वो पेज यूज़ कर लिए थे। तो किसी का कमेंट आया, बहुत ही मतलब गुस्से वाली इमोजी किसी ने भेजी। आप बुक खोल के देखिए, बुक के अंदर सेम लाइन है। तो जो नोट्स, अब यहाँ से आप नोट्स बनाओ या आप उस बुक के अंदर से पढ़ो, सेम ही है ना। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आप इसको सुन सकते हो, आपके पास बुक है आप बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हम अपनी तरफ से पेजेस जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली एक और क्वेरी आई थी कि साइकोलॉजी की भी बुक का पीडीएफ जो थे वो स्टूडेंट्स मांग रहे थे। तो अगेन वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। हम एनसीईआरटी की बुक यूज़ कर सकते हैं, आरबीएससी की बुक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम किसी की भी जो मतलब बेसिकली जो प्राइवेट हैं उनका हम पीडीएफ या पेजेस यूज़ नहीं कर सकते। सो ये हमारे लिए एक लिमिटेशन है। तो इसीलिए आई एम डायरेक्टली टीचिंग यू फ्रॉम द बुक्स। आपके पास बुक है, आप बुक में रिवाइज करिए, आपको सेम लाइन्स मिल जाएंगी। 1897 में बिजोलिया ठिकाने में हजारों किसान जो थे वो एक मृत्यु भोज पर इकट्ठे हुए, गिरधरपुरा गांव के अंदर इकट्ठे हुए थे। और यहाँ ठिकाने के अत्याचार या शोषण से जो किसान थे, जो कि संतप्त थे यानी कि परेशान थे, वो एक दूसरे से विचार विमर्श करने लग गए, डिस्कशन करने लग गए। और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना जो उदयपुर हैं, जो महाराणा फतेह सिंह हैं, उन्हीं के पास जाया जाए और उनसे न्याय की पुकार की जाए। और वो करते भी हैं, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता। तो वो जाते हैं उदयपुर महाराणा फतेह सिंह के पास, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता व उदासीनता से जो बिजोलिया के शासक थे, तो उनको ये हो गया कि अब हमें खुद ही कुछ करना होगा, क्योंकि कहीं से सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है। तो बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के लागों की बोझ से दबा हुआ था। जैसे कि अब देखो यहाँ पे वही सेम आ गया है ना, जितने भी कर वगैरह हैं वो सब आपको सब मिलेंगे, क्योंकि दीज आर द ऑथेंटिक सोर्सेस। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर चवरी नाम से लगा दिया। अब चवरी क्या था कि लड़की का जब विवाह करेंगे तो उसके अवसर पर 13 रुपये जो होंगे वो जमा करवाने होंगे। कुछ साक्ष्यों में ये 5 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 13 रुपये है। अगर मैं बुक के अंदर देखूं तो बुक के अंदर भी 5 रुपये लिखा हुआ है। आप ऑप्शंस में देख लेना क्या आता है ना। अपने पास ऑथेंटिक सोर्स में 13 है, लेकिन कुछ साक्ष्यों के अंदर 5 रुपये लेना लिखा हुआ है। अब फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था, कि आप जो हैं, जो राव साहब होंगे उनके सामने झुकोगे और झुकने के बाद आप आशीर्वाद भी लोगे। अब ये लोगों को अपमानजनक लगा और किसानों ने इसका मूक विरोध किया। तो यहाँ पे मूक का मतलब होता है कि बिल्कुल चुप हो जाना, कि अब क्या ही बोलें।
तो यहाँ पर जो थे वो जो लोग थे बेसिकली अपमानजनक कर से क्या हो गए, परेशान हो गए, और रोष जो था वो काफ़ी स्वाभाविक था, मतलब नाराज़ होना काफ़ी स्वाभाविक था, और उन्होंने इसका मूक विरोध किया। 2 वर्षों तक मतलब उन्होंने अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी कि चलो कुछ छूट दे देते हैं, लेकिन बोल सकते हैं कि किसान जो थे वो फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाए, किंतु संतुष्ट होने की बजाय जो किसान थे उनको अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ कि हाँ, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो इनके ऊपर असर तो पड़ रहे हैं। 1906 में जो राव कृष्ण सिंह थे का निस्संतान देहांत हो गया, मतलब उनका कोई भी संतान नहीं रही और उनका मृत्यु हो गई। उनके स्थान पर जो उनके संबंधी थे पृथ्वी सिंह, उनको स्वामी बना दिया गया, और उसने मेवाड़ राज्य नए जागीरदार में तलवार बंधाई जो था वो अब जनता के ऊपर डाल दिया कि अब आपको तलवार बंधाई का भी कर देना होगा। और जब किसानों ने इसका विरोध किया तो फिर उनके ऊपर काफ़ी एक सख्ती अपनाई गई और दमनकारी नीति का अनुसरण किया गया कि इन लोगों को दबाओ। अब यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले जो रोल अदा करेंगे वो करेंगे साधु सीताराम दास। यहाँ पर जो किसान नेता थे साधुराम सीतादास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया। किसान जो नेता थे साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया, और जो बाकी किसान नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। अब 1914 के अंदर करीब करीब 8 साल बाद जो ये पृथ्वी सिंह है इनका भी देहांत हो जाएगा, और इनके पुत्र जो होंगे केसरी सिंह, जो कि अल्पवयस्क थे, एक तरीके से आप माइनर बोल सकते हो, ये जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, जो कि अल्पवयस्क थे, तो इनको एक तरीके से बोला जाएगा कि भाई अब आप आगे कंटिन्यू करें। इसलिए जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हालात जस के तस थे, यानी कि पहले जैसे थे। इन हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण पूरा होता है, यानी कि 1897 से 1914। ये लाइन ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, पहले एक एक लाइन के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब 4-4 लाइन्स आपको दे दी जाती हैं और फिर बताते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, या तीनों सही हैं, या 2 सही हैं। इस तरीके का पैटर्न है। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा कि 1914 में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। अब अगर यही मैं थोड़ा सा पहला चरण अगर यहाँ से भी देखूं और साथ में अगर मुझे लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है नहीं। एक तो ये लाइन ध्यान रखना कि बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली था, वो सब आपको बता दिया कि मेवाड़ प्रथम श्रेणी का था, भीलवाड़ा का था। एक लाइन और ध्यान रखिएगा कि खानवा युद्ध में सांगा की सहायता, जो खानवा का युद्ध हुआ था वो महाराणा सांगा ने किया था, उसकी सहायता जगनेर उत्तर प्रदेश के अशोक परमार ने की। ठीक है, अशोक परमार थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने राणा सांगा की सहायता की। तब राणा सांगा ने जो अशोक परमार थे उनको खुश होके ऊपर माल या जो बिजोलिया है वो दे दिया था। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बिजोलिया ठिकाना के जो संस्थापक हैं वो अशोक परमार थे। ये लाइन थोड़ी सी आप देख लीजिएगा, बाकी सब कॉमन है। प्रथम चरण के अंदर ये सब नाम तो लिखे ही हुए हैं। एक लाइन और है, जैसे कि कुछ प्रमुख नेता और हैं, जैसे कि साधुराम सीताराम दास हैं। साथ ही साथ में ये अभी इस बुक के अंदर भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हम दूसरा चरण जो है वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नाम और ध्यान रखने हैं, जैसे कि फतेह करण चारण, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। नहीं है आपके पास, आप बुक्स लेकर आ सकते हैं, नोट्स वाली कोई भी बुक्स ले आना। अब तो काफ़ी सारी बुक्स के अंदर ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, फतेह करण चारण है, ब्रह्मदेव हैं, और नहीं है बुक तो आप लिख लो, नाथूलाल हैं, प्रेमचंद भील हैं, नानजी ठाकरे पटेल और रामजी लाल सुनार। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं जो कि प्रथम चरण के अंदर है। बाकी इसके अलावा कुछ भी न्यू जो है वो नहीं है। प्रथम चरण आपका एज इट इज़ जो है वो बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, जो नोट्स वाली बुक्स हैं। और ये आपके पास जो राजस्थान अध्ययन क्लास 9th की बुक है ये उसके अंदर है। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपके नोट्स भी फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, ये भी बुक भी फॉलो कर रही हूँ, और इसके अलावा जो मेरे खुद के नोट्स हैं वो भी आपको फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई भी आपका क्वेश्चन मुझे नहीं लगता छूटेगा, और छूटेगा तो सबका ही छूटेगा। ठीक है, इसके अलावा तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण प्रारंभ हो जाता है 1916 से। विजय सिंह पथिक, जिनका जो रियल नेम था वो भूप सिंह था,
अब विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल इंसान आप उनको बोल सकते हो। उन्होंने ही किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया। देखो, काम तो लोग पहले भी कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करके करना वो इन्होंने किया, तथा आंदोलन को व्यवस्थित रूप जो था वो प्रदान किया। ठीक है। अब उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, अब जब आप बाद में वीडियो को रिवाइज करें तो आप स्टॉप कर करके भी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जो कुछ बातें मैं बोलती भी हूँ तो वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप सुन लेंगे ना और फिर आप क्वेश्चन से लगाएंगे, तो बिलीव मी आपका जो राजस्थान जीके है वो काफ़ी अच्छे प्रिपेयर हो जाएगी। जिसके तत्व अवधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए, यानी कि एक तो पाठशाला है स्कूल टाइप, एक पुस्तकालय है लाइब्रेरी, और एक अखाड़ा। यहाँ पे पॉलिटिक्स जो थी वो थोड़ी बहुत चल रही थी। माणिक्यलाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, वो भी पथिक के संपर्क में आए और उन्होंने उनसे प्रभावित होकर अपनी नौकरी जो थी वो नौकरी से छुट्टी ले ली, और उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली कि मैं किस तरीके से अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूं, और पथिक के सामने किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम? माणिक्यलाल वर्मा की बात कर रहे हैं। अब साधुराम सीताराम दास भी कहीं गए तो नहीं है, वो भी उन्होंने भी पथिक को बड़ा सहयोग किया। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए, यानी कि लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, एक तो महात्मा गांधी हैं, एक इनको भी महात्मा जी कहा जा रहा है। ठीक है, किसको? विजय सिंह पथिक को। उनके आदेश, वो कोई आदेश दें और जो लोग थे वो मतलब तैयार रहते थे कि हमें अब पालन करना है। पथिक जो थे वो दूर की सोच रखते थे, यानी कि दूरदशा से वो दूर की सोच तो रखते थे, लेकिन उनको साथ साथ में ये भी था कि लोगों की जो कंडीशन है वो काफ़ी पुअर है, तो हमें आगे तक का सोच के चलना है। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया, और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन पहले तो उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, और फिर ऊपरमाल पंच बोर्ड का भी बिगुल बजाया। ठीक है, यानी कि वो स्टार्टिंग करेंगे 1917। ठीक है, बुक्स के अंदर भी आप देखोगे तो सेम लाइन्स हैं। मेरे पास 2-3 बुक्स हैं, जिन तीनों बुक्स के पास फॉलो मैं कर रही हूँ, सभी बुक्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम लाइन मिल जाएगी। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया कि चंदा देने की जरूरत नहीं है। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे, यानी कि अब फ्री में काम नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव में, देखो एक पहले गांव आया था गिरधरपुरा गांव, है ना, जहां पे पहला चरण था। गोविंद निवास गांव ये दूसरे चरण में है। यहां पे नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार देने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। सूचना जैसे ही मिली तो किसानों के जत्थे, यानी कि किसानों के ग्रुप्स जो थे वो बिजोलिया पहुंचने लगे, और ठिकाने के जो प्रशासक थे वो भयभीत हो गए कि अब ना जाने क्या हो जाएगा। तो उन्होंने डर के कारण जो नारायण जी पटेल थे उनको जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यही प्रथम विजय थी कि उनके डर के कारण जो नारायण जी पटेल, जिनको पकड़ लिया था प्रशासकों ने, उन्होंने उसको फ्री कर दिया। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने व सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किए, ताकि इस किसान आंदोलन को एक ऑल इंडिया लेवल पर कंसीडर किया जा सके और सबको इसके बारे में जानकारी मिले। क्या नाम है समाचार पत्र का? प्रताप। बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। और कौन उसके संपादक हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बातें छापना शुरू कर दी। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ कि हाँ, राजस्थान में भीलवाड़ा में इस तरीके का एक किसान आंदोलन चल रहा है, जो कि 1897 में शुरू हुआ था, 1914 में खत्म हुआ पहला चरण, 1915 में, और अब दूसरा चरण चल रहा है। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बंबई आमंत्रित किया कि बंबई आओ और यहाँ पर आकर बात करो। पथिक ने बिजोलिया के किसानों के लिए की जा रहे अत्याचारों का विवरण जो था वो गांधी जी के सामने रखा, और गांधी जी इस चीज़ से बहुत खुश हुए, मतलब वो बड़े प्रभावित हुए, खुश नहीं बोल सकते, बहुत प्रभावित हुए कि इनको इतना कुछ बारे में पता है और ये इतना काम कर रहे हैं।
गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। किसको भेजा? महादेव भाई को भेजा। किसको भेजा? महादेव भाई को भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा कि आप भी कुछ करें। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति एक नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में जो ब्रिटिश सरकार थी वो बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी कि हमें कुछ भी इनकी हेल्प नहीं करना। शनि शनि स्थिति में परिवर्तन आने लगा, यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। और 1920 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जो कि 1921 में बहुत भयंकर रूप ले चुका था, लेकिन फिर आप 1922 में आपने चौरी चौरा कांड सुना होगा, 5 फरवरी को जो हुआ, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। यहां पर 1921 तक हमने पढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि इस आंदोलन को शांत करना बहुत जरूरी है, और इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिसके अंदर कौन कौन थे? एक तो थे AGG रॉबर्ट हॉलैंड, नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सचिव थे आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभास चंद्र चटर्जी, और राज्य के सायर हकीम बिहारी लाल। ठीक है, कौन कौन है? एक तो हॉलैंड है ना, हॉलैंड घूमने जाना, एक आगलवी आगे जाना घूमने, विल्किसन, ठीक है, जब वेल हो जाओ तब जाना, प्रभास चंद्र चटर्जी को भी ले जाना, और बिहारी का नाम लिख के जाना। ऐसे आप याद रख लेना। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था, यहां पे समझौता हो गया 11 फरवरी 1922 को। AGG हॉलैंड ने किसानों के पक्ष को औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को रियायतें दी गई और 25 लागें जो थी वो समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 में आंदोलन जो है वो समाप्त हुआ। दूसरा चरण आप बोल सकते हो। थोड़ा सा मैं यहां से भी आपको देख के बता देती हूँ, बुक्स जो भी आपके पास बुक्स हैं। दूसरा चरण 1916 से 1922। यहां पर आपको एक पॉइंट और देखने को मिलेगा। ये सब तो हमने पढ़ लिया कि 1916 के अंदर चित्तौड़गढ़ सम्मेलन होगा, जहाँ पे साधु सीताराम दास जो होंगे वो विजय सिंह पथिक को बोलेंगे कि आप आंदोलन से जुड़िए, और वो जुड़ेंगे भी। यहाँ पे ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, 1916 में साधु सीताराम दास ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, विद्या प्रचारिणी सभा की तो विजय सिंह पथिक करेंगे, किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? साधु सीताराम दास ने की थी। ये अभी वैसे इस बुक में भी आ जाएगा। 1916 से भी एक बात और पहले ध्यान रखिएगा, 1914 में हरिभाई किंकर के साथ मिलकर विजय सिंह पथिक ने ओछड़ी गांव कहा है, चित्तौड़ में है, वहां विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। तो ये आपको जो थोड़ी सी और हायर लेवल बुक्स है उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा चरण। अब इसी के अंदर 1917 में जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है, इसका भी गांव ध्यान रखिएगा। ये तो हमने पढ़ लिया, हरियाली अमावस्या। कौन से गांव में? बैरीसाल गांव में। ठीक है, बैरीसाल गांव में। इसके अध्यक्ष का नाम ध्यान रखिएगा, मन्ना पटेल। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? मन्नालाल पटेल। तो ये आपका थोड़ा सा द्वितीय चरण हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कम से कम देखो 2 दिन हमें लगेंगे किसान आंदोलन पूरा करने में, लेकिन एक बार अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको 5 सोर्सेस से पढ़ा रही हूँ। आई एम कवरिंग 5 सोर्सेस। इसके अलावा आप खुद नहीं इसको कवर कर सकते, लेकिन मैं आपको बोल रही, जो सामने आपके पास पेजेस खुले हुए ये तो करना ही करना है, लेकिन मेरी बातें ज़रूर ध्यान से सुननी है। और जो आपको लगे मेरे अकॉर्डिंग, तो आप 23 मिनट सुन रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे मैंने भीलवाड़ा का भीलवाड़ा लिख लो, मेवाड़ लिख लो, प्रथम श्रेणी लिख लो। आप नोट्स बनाओगे ना, बिलीव में आपको बहुत जल्दी लर्न होगा। अब देखो, असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ तो उसके समाप्त होते ही जो AGG थे वो किसानों के साथ समझौते के प्रति उदासीन हो गए, है ना, भाई हम तो नहीं फॉलो कर रहे। और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर नई जो लागें थी वो लगा दी। 35 लागें खत्म करी और नई लागें लगा दी। 1923 से 26 के समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा, और मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित थे। पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। मतलब विजय सिंह पथिक ने कहा कि आप, मतलब कि अपने ही किसानों को समझाया कि आप हिंसा ना करें और जो बारानी भूमि है उसको छोड़ दें, लेकिन
ये सफल नहीं हो पाए। फिर आएगा 20 जुलाई 1931, ठीक है, फिर ये आपका ख़त्म हो जाएगा। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया। नाम ध्यान रखिएगा, क्या है? सुखदेव प्रसाद। इनके साथ बात की और फिर कुछ फल भी निकल के आया। उदयपुर ने इसका पालन ना किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन होगा, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन भी हम पढ़ेंगे, तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल में ना जुड़ जाएं, तो कुछ पहल आवश्यक थी, जिसके कारण 1941 में मेवाड़ के दीवान टी राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा। नाम ध्यान रखिएगा, टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया और किसानों को उनकी ज़मीन वापस दे दी गई और यह आंदोलन समाप्त हो गया। ये आपका बिजोलिया किसान आंदोलन था। एक इसके अंदर आयोग है, ठीक है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बुक से भी हेल्प कर देती हूँ। एक बिंदु, ये जो मैं अब आपको हेल्प कर रही हूँ, ये मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर 71 वीडियोज़ हैं। आप थोड़े स्क्रॉल करेंगे तो आपको सभी नोट्स वाली वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। ये बुक्स वाली हैं, वो नोट्स वाली हैं। ये वाली आपकी 100 डेज़ वाली हैं, जिसके अंदर मैं आपको 5 सोर्सेज कवर कर रही हूँ। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग होगा एक 1919 में। मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य मांडलगढ़ का हाकिम, ठीक है, ठाकुर अमर सिंह बिजोलिया के, अफजल अली न्यायाधीश, इनका गठन किया और इन आयोगों ने किसानों की शिकायतों की सुनवाई के लिए बिजोलिया इनको भेजा। इन्होंने, इस आयोग ने ये कहा कि किसान जो भी डिमांड कर रहे हैं वो सही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। 1921 में फतेह सिंह जो होंगे वो दूसरा जांच आयोग का गठन करेंगे। वो तो 1919 में हो गया बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। 1921 में दूसरा जांच आयोग होगा। अच्छा, पहले वाले में कौन कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, अमर सिंह थे, अफजल अली थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि बात सही है इनकी किसानों की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ध्यान रखिएगा ये बात। 1921 में महाराणा फतेह सिंह दूसरा जांच आयोग गठन करेंगे, जिसके अंदर कौन कौन है? मेहता तख्त सिंह हैं, रमाकांत मालवीय हैं, ठाकुर राज सिंह बेदला हैं, ठीक है। नाम आप लिख लीजिए, या आप जो भी आपके पास बुक्स है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेहता तख्त सिंह, रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह। अब इसके बाद ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि फिर इसके बाद विजय सिंह पथिक प्रताप न्यूज़पेपर के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रयागराज, जयपुर, उदयपुर बोल रहे हो, उत्तर प्रदेश के ये थे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कुछ और आपको ध्यान रखने हैं, कुछ और समाचार पत्र भी ध्यान रखने हैं। एक होगा प्रयाग का अभ्युदय, एक होगा कलकत्ता का भारत मित्र, एक पूना के अंदर लोकमान्य जो तिलक थे उनका न्यूज़पेपर होगा मराठा। इसके अंदर भी प्रकाशन हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। फिर पथिक जी महात्मा गांधी से बंबई मिलने गए थे, वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, और वहां से महादेव भाई को भेजा गया, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। एक और न्यू पॉइंट, 1919 में जब अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन होता है तो लोकमान्य तिलक हैं वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो है वो प्रस्ताव रखते हैं, और 1920 में जो नागपुर अधिवेशन है उसके अंदर जो महात्मा गांधी हैं वो इसका समर्थन करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1919 में अमृतसर जो किसान अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन था। कांग्रेस अपने अलग अलग अधिवेशन सेशंस करती रहती थी, तो जब 1919 में हुआ अमृतसर में तो लोकमान्य तिलक इसके बारे में बात रखते हैं, और 1920 के अंदर जब नागपुर अधिवेशन होता है तो महात्मा गांधी इसका समर्थन करते हैं। ये हमने कर लिया कि रॉबर्ट हॉलैंड फिर 4 फरवरी 1922 को आते हैं, 35 लागतें समाप्त कर दी जाती हैं, ये सब हमने कर लिया है। 1927 में ज़मीनों से इस्तीफे दे दिए, वो हमने ऑलरेडी कर लिया। फिर पथिक जी के बाद आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा ने किया, ये हमने कर लिया। फिर टी राघवाचार्य आपके सामने लिखा ही हुआ है, वो मोहन सिंह मेहता को भेजते हैं, ये भी हमने कर लिया। इस आंदोलन, 2 बातें और हैं नई, इस आंदोलन के संदेशवाहक तुलसी भील थे। कौन थे संदेशवाहक? कौन थे? तुलसी भील। सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन है, ये मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया है। 44 वर्ष में चलता है, अहिंसात्मक होता है, सबसे ज़्यादा संगठित होता है। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है रंगभूमि, उसमें इसका चित्रण भी किया गया है, मतलब चित्र वगैरह के थ्रू भी ये दर्शाया गया है। अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक की बात करें तो वो है साधु सीताराम दास।
लेकिन अगर हम राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक की बात करें तो वो है विजय सिंह पथिक। आज मैंने आपको बिजोड़िया किसान आंदोलन पढ़ा दिया, कल मैं कोशिश करूंगी आपको और 2-4 किसान आंदोलन पढ़ाने की, फिर ये 2 वीडियोस में और कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद हम जनजातीय आंदोलन करेंगे। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं 5 सोर्सेज से आपको जो टॉपिक्स हैं राजस्थान जी के जो है वो मैं करा रही हूँ। होपफुली आपको वीडियोस हेल्प करेंगी। थैंक यू।